यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई ना अपनी रीत नई। आपने ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर तो सुना होगा। लेकिन इन द केस ऑफ पाकिस्तान जब आप ये देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के केस में ये रवायत पावर से लड़ना और किसी भी ताकत से लड़ना ये बहुत ज़्यादा है। अ, हम शुरू से देखते हैं, जब से हम पाकिस्तान की तारीख देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी अवाम ने कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो किसी डिक्टेटरशिप को या फिर किसी जालिम को ज़्यादा अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जब अरब के बहुत सारे ममालिक के अंदर और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर अफ्रीका में डिक्टेटर्स ने 40-40 50-50 साल हुकूमतें की। पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटर हैं वो ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे आज मैं बात करूँगा एक वन इंस्टेंस की। इसमें बहुत सारी मिसालें हमें पाकिस्तान में मिलती हैं रेजिस्टेंस की, जैसे मुशर्रफ दौर के अंदर और बाकी, मगर आज मैं बात करूँगा ज़ियाउल हक के दौर में। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो था वो ज़ियाउल हक ने लेके आए, जिसको कहा गया प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 के अंदर। और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो था वो ये था कि भुट्टो के जब मार्शल लॉ लगा, भुट्टो के बाद में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। तो मार्शल लॉ के बाद जब उन्होंने इस बात के ऊपर फैसला कर लिया कि हम लोग भुट्टो को जो है वो फांसी के तख्ते पर लटका देंगे, तो बहुत सारे ये बहुत ऑल्दो अल्टीमेटली जो थे वो उनको फांसी पे लटका दिया गया, मगर इसमें बहुत सारे इख्तलाफ भी थे और बहुत मुश्किल था जजेस को इस बात पर मनाना कि आपने भुट्टो को फांसी पर लटकाना है, जिसके अंदर एक ऐसा स्प्लिट फैसला आया जिसमें बहुत सारे जजेस ने इस बात से भुट्टो के हक में फैसला दिया कि ये गलत फैसला है कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को नहीं लटकाना। मगर जाहिर है तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक हर्जा जराई है, और ये है कि हमने इनको किसी तरह से कंट्रोल करना है। तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 उसकी पहली शुरुआत थी, और उसमें ये था कि 1981 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये ऑर्डर दिया कि जो जजेस हैं वो अब से मिलिट्री जजेस के अंडर होंगे, यानी जो आखिरी फैसला है वो मिलिट्री जजेस का होगा और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका फैसला नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के बाद इस प्रोविजनल पीसीओ जिसको कहते हैं, इसके बाद अब तमाम जजेस को दोबारा से ओथ लेना पड़ेगा। तो इसके बाद जजेस ने इस तरह से रेजिस्ट किया कि उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए। उन्होंने कहा कि हम आपकी हुकूमत के अंदर नहीं चल सकते। अब इसमें बहुत सारे ऐसे जजेस भी थे जो कि जो कि ज़ियाउल हक की फेवर में थे पहले, मगर इसके बाद यहाँ तक उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने अपना ओथ लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ से जो है वो शुरू हुआ एक कोर्ट्स और जजेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी तारीख के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हुई जो कि आज तक हम देखते हैं कि चल रही है। इससे पहले बहुत सारे मार्शल लॉ, इससे पहले अयूब खान और उससे पहले के लोग, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ताकत में थे मगर जुडिशरी के ऊपर वो उस तरह से वार नहीं कर सके थे। तो यहाँ से जनरल ज़ियाउल हक ने सोचा कि मैं किसी तरह से जुडिशरी के ऊपर वार करूँ, मगर वो बाद में ज़ाहिर है कि वो उस तरह से नहीं चल सका क्योंकि बहुत सारी रेजिस्टेंस इसके ख़िलाफ़ थी। अब इसको मैं अगर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के तासुर में देखूं तो हमें नज़र आता है कि अच्छा, स्पिनोज़ा एक ऐसे फ़िलासफ़र थे जो कि बहुत डिफरेंट थे तमाम दूसरे इनलाइटनमेंट के फ़िलासफ़र्स से। उसकी वजह ये है कि जो दूसरे इनलाइटनमेंट के फ़िलासफ़र्स थे, जिसमें कांट थे, जिसमें हॉब्स थे, जिसमें ये वाले दूसरे लोग थे, वॉल्टेयर थे, रूसो थे, ये सब लोग जो थे वो अवाम के ऊपर ताकत को जस्टिफाई कर रहे थे किसी न किसी सतह पे। मुख्तलिफ थियरीज थी उनकी, मगर जैसे हॉब्स जो थे वो कह रहे थे कि अवाम को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो रियासत है उसको ताकत होनी चाहिए उसके पास, और अगर रियासत के पास ताकत नहीं होगी तो अवाम जो है वो एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द नेचर या फिर एक सिविल वॉर की सूरत इख्तियार कर लेगी। और बाकी भी सारी कुछ इसी तर्ज के ऊपर मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, मगर स्पिनोज़ा ने ये बात की कि ताकत के दो साइड्स हैं। एक ताकत वो है जो कि ऊपर से अवाम के ऊपर थोपी जाती है, और एक ताकत वो है जो कि नीचे से जो अवाम अपनी ताकत बनाती है। और वो अपनी ताकत जो अवाम बनाती है
असल ताकत की जो शक्ल है वो वाली है, ना कि वो वाली जो कि अवाम के ऊपर थोप दी जाती है। जैसे जो वो ताकत जो कि अवाम के ऊपर थोप दी जाती है, वो उसका रिएक्शन होता है असल ताकत का। और स्पिनोज़ा ने ये कहा कि बहुत सारे सालों से, बहुत सारी सदियों से यही मुकाबला जो है वो खल्क़े खुदा का और ज़ालिम का आपस में चलता हुआ आ रहा है, जिसमें खल्क़े खुदा सोचती है कि हम अपने लिए एक ऐसे ताकत बनाते हैं जिसमें हम लोगों को फ़ायदा हो। तो जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी कानून साज़ी होती है, तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह बढ़ जाएगी, किसी और इदारे की तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्रेसिडेंट हाउस बनेगा, और ऑब्वियसली 27th अमेंडमेंट और इस तरह की चीज़ें। मगर कोई ऐसी कानून साज़ी नहीं होती जो कि कुछ अवाम के फ़ायदे के लिए हो, जिसके अंदर ये बात की जाए कि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मज़दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर इसके अलावा कोई और ऐसे कानून साज़ी हो जिसके अंदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक हकीकी काम किया जाए, या फिर ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनके ऊपर वो नहीं होती, या उसके ऊपर एक परफॉर्मेटिव सा एक दिखावे टाइप चीज़ें होती रहती हैं। मगर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसमें रेडिकली, जिस तरह से आपने देखा कि 27वीं तरमीम को किस तरह से पास कर दिया गया, इस तरह का कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि स्पिनोज़ा के अगर लेंस से हम देखें इसको, तो हमें ये पता चलता है कि अवाम अपने लिए जो कानून साजी करती है, जिसको रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, या जिसको एक ऐसी डेमोक्रेसी कहते हैं जो कि अवामी जमहूरियत हो, जो हकीकी जमहूरियत जिसको हम कहें, और एक वो जिसमें अवाम के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कानून साजी की जाए, जैसे पीका एक्ट और इस तरह की चीज़ें। तो ये दो मुख्तलिफ ताकतें हैं, और उन ताकतों को हम उसका क्राइसिस तब आता है जब वो ताकतें बिल्कुल ही आपस में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं रह जाता, जैसे हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं।